गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम करने जा रहे हैं डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखो नॉर्मली वैसे मैंने ना टीडीएस के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स क्या होता है। बाकी हमारा कुछ रहता है ना, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। एक बार ना मैं शुरुआत से ही बता देती हूँ आपको क्या होता है ये, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और पहले ना जाके देखना पड़े। राइट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टीडीएस का मतलब थोड़ा सा पता है आपको क्या होता है। देखो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर आपको इनकम मिल रही होती है ना, आपका टैक्स वहीं पर कट जाता है। राइट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके यहाँ पर नौकरी करती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे सैलरी दोगे, तो जैसे मुझे आप सैलरी दे रहे हो उसी टाइम पर आप मुझे मेरा टैक्स काट के दे रहे हो सैलरी, तो उसी को बोलते हैं टीडीएस। समझ में आई मेरी बात? क्या बोलते हैं उसको? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। राइट बट इसमें ना एक बात याद रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टीडीएस आप तभी काटोगे जब आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होने के योग्य होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम ही सैलरी है या फिर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो यहाँ पर ऐसे केस में आपको जो सैलरी मिलेगी वो टीडीएस कट कर नहीं मिलेगी। टीडीएस आपका तभी कटेगा, ठीक है, जब आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल ओके, वेरी गुड। और एक बात और याद रखना, जो टीडीएस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि टीडीएस आपका कब कटता है, या तो कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करते हो, या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे। समझ में आई बात? विच एवर इज अर्लियर आपका टीडीएस जो है कट जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस हैं, वो याद रखना, वो जब आपकी पेमेंट मतलब जब आपको रिसीव हो रहा होगा उसी टाइम पर आपका टीडीएस कटेगा। वो हमारे कुछ केसेस हैं। नंबर 1, सैलरी। जैसे ही आपको सैलरी रिसीव होगी, मतलब मैंने आपको पेमेंट करी, आपने मुझे पेमेंट कर दी, उसी टाइम पर टीडीएस कट जाएगा। ईपीएफ पेमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के टाइम पर, विनिंग्स के टाइम पर, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये ऐसे केसेस हैं जहां पर आपका टीडीएस उसी टाइम पर कट जाता है जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव होती है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो टीडीएस है उनके कुछ रेट होते हैं। राइट अलग अलग रेट होती है, सबकी अपनी अपनी एक रेट होती है। मीनिंग सबकी नहीं, जितना भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको हम करेंगे ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक हो सके। क्योंकि अभी प्रीवियस में जो अभी दिसंबर वाला हुआ था 2019 में हुआ था ना, दिसंबर के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था टीडीएस से। 2 क्वेश्चन आए हुए थे, आई थिंक 2 आए हुए थे, पक्के याद है मेरे को। ठीक है, तो वो हम याद करेंगे, वो रेट भी याद करेंगे, कहाँ पर टीडीएस कौन से फॉर्म वगैरह में फिल किया जाता है, वो भी हम अच्छे से याद करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। राइट और आपको पता ही होगा टीडीएस का रेट हो सकता है 1% भी हो सकता है, 2% भी, 5 भी, 10% भी, 30% भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ना टीडीएस के रिगार्डिंग ना आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, और वो ये बात ये है कि अगर जो पेई है, ठीक है, वो जब टीडीएस कटवाता है तो उस टाइम पे अगर वो पैन नंबर जो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर वो फर्निश नहीं करता साथ में, तो याद रखना जो रेट था, मान लीजिए आपको 10 था, 20 था या 30 था, जितना भी था रेट एज पर रिस्पेक्टिव सेक्शन जो भी था, ठीक है, और रेट एट द रेट ऑफ 20%, विच एवर इज हाइयर। दोनों में से मान लीजिए आपका 5% था टीडीएस का रेट एंड 20%, विच एवर इज हाइयर। दोनों में से जो हाई अमाउंट होगी ना, वो वाला टीडीएस आपका कटने वाला। अगर आपने पैन नंबर क्या नहीं करा, साथ में पैन नंबर वो करते हैं ना, फर्निश करते हैं, तो साथ में अगर पैन नंबर नहीं लगाया फर्निश करते वक्त, तो आपके ऊपर हायर अमाउंट से टैक्स लगने वाला है। जो अमाउंट पर आपका रिस्पेक्टिव सेक्शन बोलता है वो अमाउंट, और 20%, विच एवर इज हायर। मान लीजिए आपका रिस्पेक्टिव सेक्शन 30% बोलता है और ये 20%, तो विच एवर इज हायर क्या हो गया? 30%। तो आपके ऊपर टैक्स टीडीएस लगने वाला है 30% से। बात समझ में आई? देखो नॉर्मली तो आपको पता है टीडीएस का जो रेट होता है वो फिक्स ही होता है। राइट बट कई बार क्या होता है, कई बार इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। वो कब? मान लीजिए आप पेमेंट करो, और आप पेमेंट कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को, किसी फॉरेन कंपनी को, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप पेमेंट किसका कर रहे हो? सैलरी का कर रहे हो। मैंने क्या बोला? आप पेमेंट कर रहे हो 3 लोगों को, जिनमें एक हो सकता है आपका नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन कंपनी हो, या फिर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो। तो इन तीनों केसेस में जो टीडीएस कटेगा ना, उस टीडीएस का रेट क्या रहेगा? नॉर्मल रेट तो रहना ही रहना है, जो नॉर्मल रेट है। ठीक है, साथ में अगर कोई खर्चा लगता है ना, तो भी वो आप चार्ज करोगे। ठीक है,
अब मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, राइट, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो और नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले मैं बात करूँगी इन केस ऑफ रेंट पेमेंट। जब आप रेंट की पेमेंट करते हो तो क्या होता है, देखो मेरी बात थोड़े से ध्यान से सुनो। बात यहाँ पर रेंट की पेमेंट करने की बात हो रही है, मीनिंग आप जो है किसी के घर में रह रहे हो और आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, आप HUF भी हो सकते हो, ठीक है। और आपने जो घर की पेमेंट करी वो 50,000 पर मंथ से एक्सीड की है। समझ में आई मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो याद रखना, आपके ऊपर जो TDS की अमाउंट, जो TDS का रेट लगेगा वो लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, समझ में आई बात एक, ठीक है। आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, आप HUF भी हो सकते हो, ये भी बात समझ में आ गई। अगर आपकी जो पेमेंट की, जो आप पेमेंट कर रहे हो पर मंथ, वो 50,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर TDS कटने वाला है और TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। बिल्कुल समझ में आई बात। Even if the individual or HUF is not liable for a tax audit, also such individual and HUF liable to deduct TDS at the rate of 5%। आंख बंद करके लर्न कर लो इस बात को और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आंख बंद करके याद रखना कि अगर रेंट पेड की बात आ जाए तो मुझे 5% याद रखना ही रखना है, ठीक है। R5 याद रखना ही रखना है, बिल्कुल याद हो गया, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टॉपिक समझो, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। देखो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये बोलता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं हो सकती, मीनिंग वो टैक्स की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, समझ में आई बात, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और आपका TDS कटने वाला है, तो आप क्या करोगे, 15G और 15H ये दो फॉर्म आप फिल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका TDS नहीं कटेगा, बट हो भी सकता है ना, कई बार ऐसा भी हो जाए कि जब आपको इनकम मिली है, मीनिंग रिसीव हुई है, उससे पहले आपको TDS कट के मिली हो, तब क्या करोगे, तब आप वापस लेने के लिए, कहते हैं ना रिफंड, जो TDS आपका कटा है उसको क्लेम कर सकते हो कि मुझे वापस दीजिए, मेरा TDS नहीं कटना चाहिए था। फिर भी आप 80G एंड 80G नहीं, 15G एंड 15H वाला फॉर्म फिल करके आप अपने अमाउंट को वापस भी करा सकते हो। बिल्कुल समझ में आई बात, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू डिपॉजिट TDS। तो TDS हैज़ टू बी डिपॉजिट यूजिंग चलान ITNS 281 ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। गवर्नमेंट पोर्टल पर जाओगे, वहाँ पर चलान नंबर ITNS 281 वहाँ से निकालोगे और वहाँ पर आप अपना TDS फिल कर दोगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई अच्छे से। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, नो TDS इफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, RBI, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एनी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अंडर सेक्शन 196 में ये कहा गया है कि अगर पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, RBI है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे केस में आपको TDS पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आई बात। एक इम्पोर्टेंट बात और है, एनी अमाउंट इंक्लूड सर्विस टैक्स अमाउंट देन TDS शुड नॉट बी डिडक्टेड ऑन सच GST, इट मीन्स TDS शुड बी ऑन नेट अमाउंट। देखो जो आपका TDS लगता है वो आपकी नेट अमाउंट पर लगता है। TDS जब बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब अमाउंट में आपका सर्विस टैक्स वगैरह इंक्लूड होगा। मेरी बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि TDS जो है वो नेट अमाउंट पर लगता है, इसका मतलब उसमें से सर्विस टैक्स कोई भी आपका GST वगैरह लग रहा है तो पहले लगा ले दो, ठीक है। अगर वो उसमें इंक्लूड है तब आपका TDS नहीं कटेगा। TDS जब कटेगा जब सब कुछ लग के बाकी जो बच जाएगा उसके ऊपर TDS लगेगा। बिल्कुल समझ में आई बात। तो देखो ये जो मैंने अभी कराए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके और प्रीवियस में आया हुआ है। अभी आप अपना दिसंबर वाला एग्ज़ाम खोलकर देख सकते हो। अगर आपने नहीं दिया, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, तो आप सर्च करके देख लीजिए कि दिसंबर में जो कॉमर्स का एग्ज़ाम आया हुआ था उसमें सीधे क्वेश्चन ये जो मैंने बताया था रेंट वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ था 5% वाला। तो आप इस तरीके से आप देखिए एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। आपको पता है मुश्किल से 15 दिन ही रह गए हैं, यूँ लगा लो।
ठीक है, तो आप जितना हो सकता है अपना पढ़ाई पर डिवोट करो, ताकि आपको जो आपका रिज़ल्ट है जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल सके। ठीक है, और इसी होप के साथ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं एंड पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम करके आएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड फिर अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट आपका कराने वाली हूँ कि जो भी आपका रहता है, मतलब जितने भी दिन अभी चलेगा, मतलब मैं चाहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। ओके, चलो बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।